Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। So friends, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक। So friends, हमारे साथ वीडियो लेक्चर में एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ऊतक यानी कि टिश्यूज का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति या फिर जिनका कार्य हो वो सब समान हो, है ना। यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका जो प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जिनका जो वर्क है वो एक ही तरीके का हो और उनका जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो उनकी संरचना है वो भी सेम हो। तो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वो ऊतकों का यानी कि टिश्यूज का निर्माण करते हैं। ओके, अब देखिए, यदि बात करें प्लांट टिश्यूज की यानी कि पादप ऊतक की, तो देखिए पौधों के शरीर में प्रत्येक ऊतक जो है उसका क्या होता है फ्रेंड्स, अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सामने जितने भी ऊतक दिख रहे हैं ये प्लांट के अंदर क्या करते हैं फ्रेंड्स, हर ऊतक अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। और ये जो सभी ऊतक फ्रेंड्स आपको दिख रहे हैं इनका निर्माण किसके थ्रू होता है, तो जो शीर्षस्थ कोशिकाएं होती है उनका जो समूह होता है उनके विभाजन से ही सारे ऊतक जो है उनका निर्माण होता है। शीर्षस्थ कोशिकाएं इन द सेंस फ्रेंड्स जो प्लांट के शीर्ष पे जो कोशिकाएं पाई जाएगी उन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से सारे जो अलग अलग ऊतक है उनका निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए विभाजन क्षमता के आधार पर ऊतक जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फ्रेंड्स विभोज्योतकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड है फ्रेंड्स स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। ओके, अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं फ्रेंड्स ये भी तीन तरह के होते हैं। पहला जो है वो है शीर्षस्थ विभोज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम, सेकंड है पार्श्व विभोज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टम, और थर्ड है अंतर्वेशी विभोज्योतक यानी कि इंटरकॉलरी मेरिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के हो गए। अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं फ्रेंड्स वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू, और सेकंड है जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखिए फ्रेंड्स, स्थायी ऊतक तो दो तरह के होते हैं, पर फ्रेंड्स इनके जो पार्ट्स है उनमें भी कुछ फ्रेंड्स अलग अलग तरीके के और प्रकार है। वो कौन कौन से, तो देखिए सरल ऊतक जो है फ्रेंड्स ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है मृदुन्तक यानी कि पैरेन्काइमा, सेकंड है स्थूल कोण ऊतक यानी कि कॉलेनकाइमा टिश्यू, थर्ड है दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स जटिल ऊतक जो है ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्रेंड्स इस तरह से इनका विभाजन किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया, और किस आधार पर, विभाजन क्षमता के आधार पर। ओके, तो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं में बार बार सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन करने की क्षमता होती है। फ्रेंड्स, सूत्री विभाजन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसा आप इमेज में भी देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक सेल होता है जिसे पेरेंट सेल कहा जाता है। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो उस पेरेंट सेल से क्या होता है फ्रेंड्स, दो नई कोशिकाएं जनरेट होती है जिसे कहा जाता है चाइल्ड सेल। यानी कि फ्रेंड्स आप ये मान लीजिए कि ये जो है ये पेरेंट सेल हो गया और इसी के साथ में जो कोशिकाएं जनरेट होगी वो इससे जनरेट हुई है, इसीलिए इन्हें चाइल्ड सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे जाके फिर क्या होगा फ्रेंड्स, यही जो चाइल्ड सेल्स है ये भी क्या करेंगे, इनमें भी विभाजन होगा और ये जो है अपनी नई चाइल्ड सेल्स जो है उन्हें डेवलप कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसे कहा जाता है माइटोसिस डिवीजन। अब ये जो डिवीजन करने की क्षमता होती है वो किस तरह की ऊतक की कोशिकाओं में होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स विभोज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं में यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उनकी कोशिकाओं में। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए विभोज्योतकी ऊतक जो होता है ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर ग्रोथ होती है, यानी कि जो वर्धी क्षेत्र होते हैं, जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं वहाँ पर ये विभोज्योतकी ऊतक पाया जाता है। ओके, अब देखिए इनमें बार बार सूत्री विभाजन इसीलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि इस टिश्यूज की जो कोशिकाएं होती वो कैसी होती, इमैच्योर होती, यानी कि वो अविकसित होती है और जीवित कोशिकाएं होती है ना। और इन कोशिकाओं के यदि आकार की बात करें फ्रेंड्स तो ये कोशिकाएं जो होती है वो कैसी होती है, छोटी आकार की होती है और अंडाकार होती है और बहुभुजी भी होती है साथ में। और इसकी जो भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है इसकी, वो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, बड़ा होता है। ओके, और यदि बात करें अंतरकोशिकीय स्थान की यानी कि जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है इनके बीच बीच में फ्रेंड्स, कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है तो वो इस ऊतक में नहीं पाई जाती। ओके, ये जो अंतरकोशिकीय अवकाश रहते हैं उनका स्थानों का इसमें अभाव होता है। ठीक है,
तो ये होता है आपका विभोज्योतिकी ऊतक, और यही वो ऊतक है जिसमें क्या होता है, जिसकी कोशिकाओं में बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किस पादप ऊतक में रसधानी यानी कि वैक्यूअल अनुपस्थित होती है। अब फ्रेंड्स आंसर करने से पहले आप वैक्यूअल का मीनिंग समझ लीजिए कि रसधानी जो होती है वो क्या होती है। देखिए एक तरीके का हवा कक्ष मान लीजिए, स्मॉल एयर सेल मान लीजिए, है ना, जिसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस हवा कक्ष में यानी कि जो स्मॉल एयर सेल है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स या तो वायु भरी हुई होगी, या फिर जो पेलिसिड वाटरी लिक्विड यानी कि जो द्रव्यमान युक्त तरल होता है या तो वो भरा होगा, या फिर फ्रेंड्स जो सेल प्रोटोप्लाज्म होता है उसके कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं, या तो वो उनसे भरी हुई होती है रसधानी। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स रसधानी जो होती है, आपसे पूछा गया है कि वो किस पादप ऊतक में अनुपस्थित होती है, तो फ्रेंड्स विभोज्योतिकी ऊतक जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, इसमें रसधानी जो है वो एब्सेंट होती है, उसकी वो प्रेजेंट नहीं होती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा पादप ऊतक जड़ एवं तने के शीर्ष भागों में पाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो विभोज्योतिकी ऊतक होते हैं ये पौधे के वर्धी क्षेत्रों में यानी ग्रोइंग रीजन्स में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब विभोज्योतिकी ऊतक के ही प्रकार है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जड़ एवं तने के शीर्ष भागों में कौन सा विभोज्योतिकी ऊतक पाया जाता है ना, कौन सा पादप ऊतक पाया जाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है शीर्षस्थ विभोज्योतिकी ऊतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम, सेकंड ऑप्शन है पार्श्वस्थ विभोज्योतिकी ऊतक यानी कि लेटरल मेरिस्टम, थर्ड ऑप्शन है अंतर्वेशी विभोज्योतिकी ऊतक यानी कि इंटर कॉलरी मेरिस्टम, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स पादप ऊतक जो जड़ एवं तने के शीर्ष भागों में पाया जाता है वो है शीर्षस्थ विभोज्योतिकी ऊतक यानी कि एपिकल मेरिस्टम। जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट है ये तना है यानी कि स्टेम है। अब इसके जो शीर्ष भाग पे जो एपिकल मेरिस्टम पाया जाए उसे क्या कहा गया है फ्रेंड्स, शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, और जो जड़ के भाग में पाया गया इसे क्या कहा गया है, रूट एपिकल मेरिस्टम। तो इस तरह से फ्रेंड्स कौन सा टिश्यू पाया जाता है जड़ एवं तने के शीर्ष भागों पर, तो वो पाया जाता है एपिकल मेरिस्टम। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा शीर्षस्थ जो विभोज्योतिकी ऊतक है इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स इस तरीके का ऊतक होता है जिसका यूज मतलब जिसका जो प्लांट में जो यूज होता है वो किस लिए होता है, ताकि पौधों की लंबाई में वृद्धि हो सके। क्योंकि ये क्या होता है फ्रेंड्स शीर्ष भागों में पाया जाता है, तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स पौधे की जो लंबाई है उसमें वृद्धि होती है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा ऊतक तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है। लंबाई में तो शीर्षस्थ विभोज्योतिकी ऊतक वृद्धि करता है, अब चौड़ाई में कौन वृद्धि करता है, तो फ्रेंड्स देखिए चौड़ाई में वृद्धि करने वाला ऊतक है पार्श्वस्थ विभोज्योतिकी ऊतक यानी कि लेटरल मेरिस्टम। अब पार्श्वस्थ विभोज्योतिकी ऊतक क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए ये पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो ऊपरी सतह जो होती है पौधों की, जो पार्श्व भाग होते हैं पौधों के उनमें पाया जाता है ना। अब देखिए फ्रेंड्स इस ये क्या ये जो ऊतक होते हैं ये संवहन ऊतक के यानी कि जो वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनके बने होते हैं, जो कि काम क्या करते हैं, भोजन को संवहन करने का कार्य करते हैं, है ना। और यही वो टिश्यूज है जिनके कारण क्या होते हैं फ्रेंड्स, तने की जो चौड़ाई है यानी कि तना कितना ज्यादा चौड़ा होगा वो इसी ऊतक के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऊतक तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है ना। और फ्रेंड्स एक कैम्बियम एक तरीके का ऊतक होता है जो कि पार्श्व विभोज्योतिकी ऊतक जो है उसी का एक एग्जाम्पल है। तो आप ये चीज भी ध्यान रखिए कि जो कैम्बियम टिश्यू जो होता है वो किस तरीके का ऊतक है, तो वो पार्श्वस्थ विभोज्योतिकी ऊतक है। ठीक है, तो कौन सा ऊतक जो है वो तने की चौड़ाई में वृद्धि करता है, तो वो वृद्धि करता है पार्श्वस्थ विभोज्योतिकी ऊतक। और ये कहाँ पर पाया जाएगा, जो पौधे की ऊपरी सतह होती है, जो पार्श्व भाग जो होते हैं उनके ऊपर वहाँ पर पाया जाता है। ओके, सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा ऊतक पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व यानी कि इंटर नोड में पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स पत्तियों के आधार और टहनी के जो पर्व यानी कि जो इंटर नोड्स होते हैं जहाँ से नई शाखाओं का निर्माण होता है वहाँ पर पाए जाने वाला ऊतक है अंतर्वेशी विभोज्योतिकी ऊतक यानी कि इंटर कॉलरी मेरिस्टम, है ना। देखिए जो जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए शीर्ष भागों जो होते हैं तने के और जड़ के वहाँ पे कौन सा मिल रहा है, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स ऊपरी भाग जो पार्श्व भाग होते हैं वहाँ पे लेटरल मेरिस्टम होता है। और फ्रेंड्स जो
टहनी के पर्व यानी कि जो इंटरनोड्स होते हैं और जो पत्तियों का जो आधार होता है वहाँ पर इंटर कैलोरी मेरिस्टम जो टिश्यू है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो अंतर्वेशी ऊतक होते हैं ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये एक तरह से आप ये मान लीजिए कि जो शीर्ष से विभोज्य होते हैं कि ऊतक है उसी का ही अवशेष है। पर ये क्यों अलग हो गए, तो देखिए ये जो ऊतक है, अंतर्वेशी जो ऊतक है, ये फ्रेंड्स स्थायी ऊतक यानी कि जो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं इनके बीच बीच में पाया जाता है ना। और यही टिश्यू डेवलप होकर, ये जो अंतर्वेशी विभोज्य होते हैं कि ऊतक है, यही टिश्यू डेवलप होकर क्या बनते हैं फ्रेंड्स, परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। अब अंतर्वेशी विभोज्य होते कि ऊतक की महत्ता क्या होती है, उन प्लांट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिन प्लांट्स के ऊपरी भाग जो है, शीर्षाग्र जो है, वो शाकाहारी जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर पौधे के ऊपरी भाग खा लिए जाएंगे तो फिर पौधे का विकास, ऊपर की वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि शीर्ष भाग में जो ऊतक है वो तो जानवरों द्वारा खा लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स उस टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो अंतर्वेशी विभोज्य होते कि ऊतक है ये पौधों की वृद्धि करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी क्या होता है फ्रेंड्स, तने की लंबाई जो है उसी में वृद्धि करने वाला होता है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप ऊतक में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी विभोज्य होते कि ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाएं इमैच्योर होती है, तो इसीलिए ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये मतलब इनमें जो है विभाजन करने की क्षमता जो होती है वो बनी रहती है, मतलब वो ज़्यादा होती। पर फ्रेंड्स ऐसे पादप ऊतक कौन सा है जिनमें जिनकी जो कोशिका होती है उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, तो वो है फ्रेंड्स परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। देखिए परमानेंट टिश्यूज जो है फ्रेंड्स इनका निर्माण किसके थ्रू होता है, जो विभोज्य होते कि ऊतक जो होते हैं इन्हीं की कोशिकाओं के डेवलपमेंट होकर क्या होता है, परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इनकी जो कोशिका होती है उसमें विभाजन की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है ना। और पौधों के शरीर में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो स्थायी ऊतक जो होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती है इनका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, और ये कोशिका या तो मृत होगी या फिर सजीव होगी। विभोज्य होते कि ऊतक की जितनी भी कोशिकाएं होती है फ्रेंड्स वो कैसी होती है, हमेशा सजीव ही रहेगी। पर जो स्थायी ऊतक जो है, जो परमानेंट टिश्यू है, इसकी कोशिका या तो मृत भी हो सकती है या फिर सजीव भी हो सकती है ना। और इसकी जो कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें राजधानी भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि विभोज्य होते कि ऊतक में तो वैक्यूल जो होते हैं, राजधानी जो होती है वो तो अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर कौन सी कोशिका, कौन से ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो वो है स्थायी ऊतक। तो हियर इज योर 4th नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसा स्थायी ऊतक कौन सा है जिसकी सारी कोशिकाएं जो होगी जो सेम होगी, एक ही प्रकार से बनी हुई होगी, तो वो है फ्रेंड्स सरल ऊतक, यानी कि सरल स्थायी ऊतक जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उसकी सारी की सारी जो कोशिकाएं वो कैसी होगी, एक ही प्रकार की बनी हुई होगी, है ना। अब देखिए ये जो सरल ऊतक होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है फ्रेंड्स, एक होता है पैरेन्काइमा, सेकंड होता है कॉलेनकाइमा और थर्ड होता है स्क्लेरेनकाइमा। अब जो फ्रेंड्स इसे हिंदी में कहा जाता है मृदुन्तक ऊतक, सेकंड है स्थूलकोण ऊतक और थर्ड है दृढ़ ऊतक, ठीक है। तो ये 3 तरह के सरल ऊतक होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा कि सरल ऊतक जो है वो किसी एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो जो जटिल ऊतक होता है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। ये जो मृदुन्तक, स्थूलकोण और दृढ़ ऊतक तो जो है ये तो फ्रेंड्स किसके एग्जाम्पल है, ये सरल ऊतक के एग्जाम्पल है जो कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। और जो जटिल ऊतक है यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। अब फ्रेंड्स देखिए जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जटिल ऊतक जो है ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब देखिए जाइलम जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये जो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब होता है फ्रेंड्स जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल लेयर जो होती है प्राइमरी प्लांट्स में, उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। यानी कि जो सबसे बाहरी जो परत होती है, सेल लेयर जो होती है, कोशिका की जो परत होती है, सबसे बाहरी परत, प्राथमिक जो पौधे होते हैं उनके अंदर, उन्हें कहा जाता है एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो बाहरी भाग होगा उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। एक होता है फ्रेंड्स पिथ
और कैम्बियम, कैम्बियम के बारे में फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैम्बियम जो ये क्या है फ्रेंड्स, एक तरीके का पार्श्व विभोजोतकी ऊतक है, ठीक है, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी पाया जाता है। और जाइलम और फ्लोएम जो ये किसके टाइप है फ्रेंड्स, जटिल ऊतक के, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, है ना। तो यही वो ऊतक है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो एक से अधिक, यही वो स्थायी ऊतक है जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। सो हियर इज योर 4th नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा सरल ऊतक एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। तो फ्रेंड्स एपिडर्मिस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सेल लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट्स, राइट। तो फ्रेंड्स एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण कौन सा सरल ऊतक करता है। आपके ऑप्शन से मृदुन्तक, स्थूलकोण और दृढ़ ऊतक, ये सारे ही जो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो है, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, सरल ऊतक के एग्जाम्पल, सरल ऊतक के टाइप्स है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सरल ऊतक एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है, तो वो है फ्रेंड्स पैरेन्काइमा, यानी कि जो मृदुन्तक ऊतक है ये एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है ना। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि मृदुन्तक ऊतक क्या होता है। तो देखिए ये ऊतक जो होता है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है फ्रेंड्स, जीवित होती है ना, और गोलाकार होती है, ओके। और साथ में फ्रेंड्स क्या होती है, कभी कभी अंडाकार शेप की भी होती है और बहुभुजी होती है, ओके। अब इस प्रकार की जो कोशिकाएं रहती है फ्रेंड्स, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, जो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है, एयर स्पेस, वो पाई जाती है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स, जिन्हें हिंदी में अंतर कोशिकीय अवकाश कहा जाता है, वो पाई जाती है। अब फ्रेंड्स यदि इसमें वैक्यूल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इनके अंदर जो राजधानी पाई जाती है वो बड़ी होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज और है कि ये जो मृदुन्तक ऊतक जो होते हैं, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो इसी कारण पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, इसे क्लोरेन्काइमा के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश भी होते हैं, तो इस कारण फ्रेंड्स इसे वायुन्तक यानी कि एरेन्काइमा टिश्यूज के नाम से भी जाना जाता है, ओके। सो हियर इज योर 1st नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि बात करें स्थूलकोण ऊतक की, तो देखिए स्थूलकोण ऊतक जो होते हैं, ये ऊतक ऐसे जगह पे पाए जाएंगे पौधों पे जहाँ जो पौधों के नए भाग होते हैं, है ना, उस जगह पे जो पाए जाने वाले जो ऊतक है उसे कहा जाता है कॉलेनकाइमा, ठीक है। और ये जो पौधे हैं, ये जो ऊतक है क्या करते हैं फ्रेंड्स, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स दृढ़ ऊतक की, तो देखिए ऐसे को इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, मृत होती है ना, वो सजीव नहीं होती है, वो कैसी होती है, मृत होती है और लंबी होती है, और दोनों तरफ से उसके जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, ओके। और इनकी जो भित्ति होती है फ्रेंड्स, वो लिग्निन करके एक पदार्थ होता है, वो उसकी बनी होती है। उसी के कारण फ्रेंड्स ये जो दृढ़ ऊतक जो होता है, इनकी कोशिकाएं कैसे, इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, इन्हीं के कारण फ्रेंड्स पौधों में जो दृढ़ता आती है या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो लचीलापन आता है, वो इन्हीं ऊतक की उपस्थिति के कारण आता है ना। और ये ऊतक का मेन काम ये होता है कि ये पौधों की जो बाहरी परत होती है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा था एपिडर्मिस के रूप में कौन पौधों का संरक्षण करता है, तो वो करता है मृदुन्तक। सो हियर इज योर 1st नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जटिल ऊतक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए जटिल ऊतक जो होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए दोनों ही ऊतक जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जटिल ऊतक है। ये जटिल ऊतक क्या होते हैं फ्रेंड्स, इस तरह के होते हैं जो एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं, है ना, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और जो जल, खनिज, लवण जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है इनका, किसका, जाइलम का, और जाइलम जो और फ्लोएम जो होते हैं उनका, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा फ्रेंड्स जाइलम और फ्लोएम जो ये पौधे के विभिन्न भागों तक सारे जो मिनरल्स है, जो खनिज लवण है, उन्हें पहुंचाने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें संवहन ऊतक भी कहा जाता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा जटिल ऊतक है जो पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही तरीके के जो ऊतक है ये पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाए जाएंगे। सो हियर इज योर 3rd नंबर ऑप्शन, यानी कि 1 and 2 बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की आयु निर्धारण की विधि को क्या कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स पौधे की आयु निर्धारण की विधि इन द सेंस कि ऐसी कौन सी विधि जिसके थ्रू आप पौधे की एज के बारे में पता लगा सकते हैं कि पौधे की जो एज है वो कितनी है।
तो फ्रेंड्स वो जो विधि है उसे कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब देखिए इसमें करते क्या है फ्रेंड्स कि देखिए जो तना होता है जब आप उसकी कटिंग करते हैं तो इस तरह के फ्रेंड्स उस तने के ऊपर वलय दिखते हैं, है ना। कभी यदि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कटा हुआ स्टेम तो उसमें फ्रेंड्स इस तरह के वलय दिखते हैं और यही वलय जो है निर्धारित करते हैं। जैसे फ्रेंड्स जो बीच वाला हिस्सा होता है वो बीच वाला हिस्सा जितना ज़्यादा फैला होगा वो फर्स्ट ईयर ग्रोथ होती है पौधे की, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है फर्स्ट ईयर ग्रोथ, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स रेनी सीजन की जो ग्रोथ है देखिए वो ज़्यादा दिख रही है ना। ये जो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रेनी सीजन की जो ग्रोथ दिख रही है ये ज़्यादा है क्योंकि रेनी सीजन में पौधे जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं। ड्राई सीजन में जो उनकी ग्रोथ है फ्रेंड्स वो कम हो जाती, जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं। देखिए ड्राई सीजन की जो यहाँ पर ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा कम है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए फॉरेस्ट फायर जो होती है, जंगल की आग होती है, उसके कारण फ्रेंड्स पौधे में स्कार्स भी हो जाते हैं ना, घाव वगैरह भी उसके मतलब पौधा जो है उस जगह से फ्रेंड्स थोड़ा सा डेवलप नहीं हो पाता है या फिर उसको हार्म हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स वो उसके बारे में भी आपको इमेज में बताया हुआ है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसके बारे में पूरा स्टडी करना, अध्ययन करना, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इस विधि को इसे कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है। आपके ऑप्शन से पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, CO2 को स्थानांतरित करना, पौधे में भोजन का निर्माण करना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स पौधे में फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है वो यही होता है कि ये पत्तियों द्वारा जो भोजन तैयार होता है उसे पौधे के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उस तक पहुंचाता है। अभी किसके थ्रू करता है तो फ्रेंड्स देखिए फ्लोएम जो होता है उसमें एक सीव ट्यूब पाई जाती है। इसी के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, इन्हीं सीव ट्यूब के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, पौधे के जो अन्य भाग होते हैं वहां तक जो भोज्य पदार्थ है वो पहुंच पाते, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है फ्रेंड्स, फ्लोएम का मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है। आपके ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, थर्ड ऑप्शन है नए पौधों का निर्माण होता है, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है इसके थ्रू सिर्फ क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो प्लांट्स होते हैं वो जल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और जो क्लोरोफिल होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, पर्णहरित जिसे कहा जाता है, इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, यानी कि अपना जो भोजन है उसका निर्माण करते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है। सो द ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी, H2O। सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोफिल, थर्ड है सूर्य का प्रकाश, और फोर्थ वन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए ये सभी फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनमें से अगर एक भी फैक्टर नहीं होगा तो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती, है ना। तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर, इन सभी की अनुपस्थिति की में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्थलीय पौधे यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं, जो स्थलीय पौधे जो स्थल पे उगते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो वायुमंडल से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो जलीय पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो फ्रेंड्स जलीय पौधे जल में घुली हुई जो CO2 होती है वहाँ, मतलब जल में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ से वो लेते हैं। और जो स्थलीय पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप सभी को पता है कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स आपको एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन देके कंफ्यूज भी कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से जल्दीबाजी में गलत मत लगा के आ जाइएगा। क्लोरोफिल जो है वो हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल के केंद्र में निम्न में से किसका परमाणु यानी कि एटम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके केंद्र में Fe का यानी कि आयरन का परमाणु पाया जाता है, उसी तरह से फ्रेंड्स प्लांट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, उसके केंद्र में किसका परमाणु पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फ्रेंड्स मैग्नीशियम का यानी कि Mg का। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन कि क्लोरोफिल के केंद्र में निम्न में से किसका परमाणु पाया जाता है, तो वो है मैग्नीशियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है। आपके ऑप्शन है बैंगनी, सेकंड है नीला, थर्ड है लाल और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल प्रकाश में ये सारे ही जो कलर है इन सभी कलर्स को क्या करता है फ्रेंड्स, ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा किस रंग के प्रकाश में होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे ज्यादा होती है लाल रंग में, ठीक है। और सबसे कम जो होती है वो किस में होती है फ्रेंड्स, तो वो होती है बैंगनी कलर में। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे ज्यादा तो लाल रंग में होती है और सबसे कम जो होती है वो होती है बैंगनी रंग में। तो यहाँ पर आपसे सबसे ज्यादा पूछा था, इसीलिए आपका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह की अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स प्रकाश जो संश्लेषण की जो क्रिया है ये दोनों ही तरीके की प्रोसेस होती है, अपचयन भी और उपचयन भी, यानी कि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब देखिए कैसे होती है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जल का उपचयन होता है और जल का उपचयन होता है तो उससे ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, इसलिए उससे किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी कि जब जल का उपचयन होगा तो उससे ऑक्सीजन बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तो उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसीलिए फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही तरीके की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है यानी कि 1 and 2 बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक क्रिया यानी कि फोटोकेमिकल एक्टिविटी क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दो अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। पहली होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया जिसे कहा जाता है फोटोकेमिकल एक्टिविटी, और सेकेंड होती है रासायनिक प्रकाशीन प्रतिक्रिया जिसे कहा जाता है डार्क केमिकल रिएक्शन। अब देखिए जो प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है फ्रेंड्स ये किस भाग में संपन्न होती है, क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, तो इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। और जल के अपघटन के लिए जो ऊर्जा चाहिए रहती है वो प्रकाश द्वारा मिलती है, इसीलिए सनलाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। और जब ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है तो ऊर्जा के रूप में फ्रेंड्स किसका निर्माण होता है, जो एटीपी होते हैं, है ना, और जो NADPH होते हैं फ्रेंड्स इनके अणुओं का निर्माण होता है। और यही जो अणुओं का निर्माण होता है फ्रेंड्स ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सेकेंड प्रोसेस होती है रासायनिक प्रकाशन क्रिया वो इसी प्रोसेस के होने के बाद में संचालित होती है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रोसेस में जो ऊर्जा निकलती है वो किसके लिए रिक्वायर होती है, सेकंड जो प्रोसेस है उसे करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर अभी आपसे पूछा गया था कि प्रकाश रासायनिक क्रिया जो है फोटोकेमिकल एक्टिविटी क्लोरोफिल की किस भाग में संपन्न होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स ग्रेना भाग में संपन्न। सो हियर इज योर फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रासायनिक प्रकाशन प्रतिक्रिया यानी कि डार्क केमिकल रिएक्शन क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में संपन्न, ठीक है। और इस क्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अपचयन होकर शर्करा और जो स्टार्च है उनका निर्माण होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसे हील क्रिया यानी कि हील रिएक्शन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए जो प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होती है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है, इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे हील रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अब फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखा है तो फ्रेंड्स आपको पसंद भी ज़रूर आया होगा। तो फ्रेंड्स इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फ्रेंड्स इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका आंसर किया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएं
कराएं तो फ्रेंड्स वो वीडियो भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर सेटिस्फैक्शन। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।